हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त युगवीर सिंह आर्य। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेल का आईडी रैक। जी हाँ, जैसे कि आपने सुना होगा कि एचपी का इसी तरह से आपका आईएलओ आता है। एचपी आईएलओ यूज़ करता है, आईबीएम आईएमएम यूज़ करता है, सिस्को सीआईएमसी यूज़ करता है, इंटेल आरएमएम एंड ओरेकल आईएलओएम। इसी तरह से डेल यूज़ करता है आईडी रैक। ये सभी जो आपके हार्डवेयर वेंडर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं एक रिमोट मैनेजमेंट टूल। डेल अगर आपके किसी भी फिजिकल सर्वर को, जैसे कि फिजिकल बॉक्स है डेल का, आईबीएम है का फिजिकल बॉक्स है, एचपी का है, तो अगर आपको उनके फिजिकल सर्वर को रिमोट लोकेशन पर बैठकर मैनेज करना है, सिमिलर लाइक फिजिकल आप मैनेज करते हो, कि आपको डेटा सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। डेटा सेंटर में जाकर आपको फिजिकली वर्क करने की जरूरत नहीं है सर्वर पे, जिसको आप रिमोटली भी मैनेज कर सकते हैं। दैट रिमोट मैनेजमेंट टूल्स आर अवेलेबल लाइक दिस। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ डेल की। तो डेल जो अपना रिमोट मैनेजमेंट टूल देता है दैट इज आईडी रैक, इंटीग्रेटेड डेल रिमोट एक्सेस कंट्रोलर। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। तो ये मैंने अपना आईडी रैक खोला हुआ है। इसमें मैं आपको बता दूं कि आईडी रैक सबसे पहले जब भी आप एक फिजिकल बॉक्स को सेटअप करते हो एक डेटा सेंटर के अंदर, तो एट दैट टाइम आपके लिए कंपलसरी होता है कि आप दो सेटिंग जरूर वहां पर फिजिकल करेंगे। वो है आईडी रैक का एनआईसी का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना। रिमेंबर, जो निक हमारा होता है नेटवर्क कार्ड, उसके अंदर एक कम्युनिकेशन के लिए यानी मैनेजमेंट के लिए अलग नेटवर्क कार्ड होता है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा फॉर द कम्युनिकेशन। बट एक अनदर नेटवर्क कार्ड होता है जो कि आईडी रैक के लिए यूज किया जाता है। तो आईडी रैक का जो नेटवर्क कार्ड है दैट नीड टू बी कॉन्फ़िगर्ड। दैट मीन्स उस पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होना चाहिए। साथ में इसकी रिमोट सर्विस इनेबल्ड होनी चाहिए। रिमोट सर्विस में जैसे कि आपका एच और एच एंड SSH, तो ये इनेबल होना चाहिए। देन ओनली आई कैन एक्सेस दिस रिमोटली। लाइक हियर यू कैन सी, मैंने अभी इसको अपने एक आईपी के थ्रू एक्सेस किया, तो दिस आईपी इज द डेल आईडी रैक निक आईपी, जिसके थ्रू मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। सो वेब किसी वेब ब्राउजर के थ्रू मैंने उसका आईपी एंटर किया। आईपी एंटर करने के बाद नाउ एंटर द यूजर नेम। आईडी रैक का जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है दैट इज रूट एंड पासवर्ड होता है कैल्विन। रिमेंबर, CALVIN। डेल का कभी भी आप कोई भी हार्डवेयर परचेज करते हैं, कोई भी हार्डवेयर बॉक्स, उसका जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है रूट और पासवर्ड विल बी कैल्विन। जब फर्स्ट टाइम आप एंटर करेंगे तो देन इट विल प्रॉम्प्ट टू चेंज दिस पासवर्ड, सो आई एम चेंजिंग इट टू द स्टैंडर्ड। एक बार अगर आप पासवर्ड चेंज कर चुके हैं, लाइक मैंने अभी चेंज किया, सो इट विल नॉट प्रॉम्प्ट वंस अगेन टू चेंज द पासवर्ड। आई कैन शो यू, लाइक मैंने इसको लॉग आउट किया, अगेन फिर से अगर मैं लॉगिन करता हूँ रूट और जो भी मैंने पासवर्ड चेंज किया था, इट विल नॉट प्रॉम्प्ट। सो इट विल प्रॉम्प्ट ओनली व्हेन यू आर एंटरिंग द डिफॉल्ट पासवर्ड। तो दिस इज द आईडी रैक, जिसका आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे आप यहाँ से इसको, जैसे फिजिकल बॉक्स को आप पावर ऑन पावर ऑफ अगर आपको करना है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक हमें काफ़ी टाइम अपने सर्वर को रिबूट करना पड़ जाता है, तो देर इज़ नो नीड टू गो टू द डेटा सेंटर। और किसी अगर आप रिमोट लोकेशन पे हैं तो आपको डेटा सेंटर इंजीनियर को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि भाई उसको रीसेट कर दीजिए। यू कैन रीसेट डायरेक्टली फ्रॉम हियर, या पावर ऑफ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप रीसेट या पावर ऑफ कर सकते हैं। और उसकी जो स्क्रीन है वो कहाँ पर दिखेगी आपको, ये कि किस तरह से वो बूट हो रहा है। जैसे ये सर्वर अभी जस्ट बूट हो रहा है, तो इसको आप यहाँ से लॉन्च भी कर सकते हैं। बिफोर लॉन्चिंग में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये वर्चुअल कंसोल की सेटिंग्स होती हैं, जहाँ पर आप वेरी फर्स्ट थिंग प्लग इन टाइप बेस्ट इज दैट कि आप ActiveX यूज़ करें। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको HTML5 मिलेगा। HTML5 सिर्फ और सिर्फ IE के लिए तो कंफर्टेबल होता है बट नॉट फॉर अदर ब्राउजर्स। सो बेस्ट, सबसे बेस्ट आपका है ActiveX, जो कि एवरी ब्राउजर के लिए कंफर्टेबल होता है और वो ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल टूल के अंदर उसको लॉन्च कर देता है, लाइक जावा एंड ऑल। साथ में कई बार आपको इस तरह से प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपको कंसोल के अंदर कीबोर्ड या माउस नहीं चलेगा। सो एट दैट टाइम यू नीड टू चेक दिस। अगर वो यहाँ से डिटैच्ड है तो आपका कीबोर्ड या माउस काम नहीं करेगा इनसाइड द कंसोल। मैं अभी दिखा देता हूँ। तो ऑटो अटैच होना चाहिए या फिर आप इसको अटैच्ड भी रख सकते हो। तो यहाँ से हम इसको अपना कंसोल लॉन्च कर सकते हैं।
ये दैट कम्स अंडर कॉन्फ़िगरेशन देन वर्चुअल कंसोल, जो कि मैंने डैशबोर्ड से ही सेटिंग खोला था। अब यहाँ से अगर मैं लॉन्च करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ से कंसोल का कलर पहले बूट हो रहा था, अब इसके अंदर एक ESXi इंस्टॉल्ड है, सो दैट्स उसके थ्रू ये बूट हो रहा है। ओपन किया तो ये आपको जावा के अंदर ओपन कर रहा है। रन किया हमने, सो नाउ इट्स बूटिंग। हमारा VMware ESXi 6.5 इसमें इंस्टॉल्ड है, तो जो कि बूट हो रहा है। आप सेम चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं, पावर रीसेट या शट डाउन, सेम जो आपका यहाँ से था। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स इट विल वर्क। अभी हमारा कीबोर्ड माउस सभी काम करेंगे इसके अंदर, बिकॉज ऑफ दोनों ही कनेक्टेड है। तो दैट इज नॉट अवर मेन थिंग। हम सबसे पहले हमारा जो मेन कंसर्न है दैट इज IDREC सेटिंग, कि फर्स्ट टाइम आप किस तरह से IDREC की सेटिंग्स करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आते हैं IDREC सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे आपके 5 ऑप्शंस हैं, जिनको आप वन बाय वन भी खोल सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली IDREC सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे देन ऑल ऑप्शंस विल बी हियर। ओवरव्यू के अंदर आपको डिवाइस की इंफॉर्मेशन या IDREC की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। जैसे कि डिवाइस टाइप कौन सा है, हार्डवेयर वर्जन कौन सा है, फर्मवेयर वर्जन कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, वो सभी। IDREC के मैक एड्रेस, IDREC के IP एड्रेस। रिमेंबर मैंने जैसे कि पहले बताया कि IDREC का IP एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना होता है फिजिकली फर्स्ट टाइम, और इसी IP के थ्रू मैंने इसको सर्वर को एक्सेस किया हुआ है। तो ये IP एड्रेस हो गया, सबनेट मास्क हो गया एंड देन गेटवे। उसके बाद अब जब इनिशियल सिर्फ 2 सेटिंग्स, कौन कौन सा, IP एड्रेस कॉन्फ़िगर एंड वेब ब्राउजर, उसका भी मैं दिखाता हूँ। तो दोनों ही पार्ट हैं आपके किसके, IDREC सेटिंग्स के। तो अब हम इनिशियल कॉन्फ़िगर करते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में अगर आप देखेंगे नेटवर्क सेटिंग्स, तो नेटवर्क सेटिंग्स में हमारा NIC इनेबल होना चाहिए एंड NIC सिलेक्शन। सिलेक्शन एक मल्टीपल अगर NIC है तो उनमें से जो भी बेस्ट NIC होगा ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट कर लेगा। तो यू कैन, अगर आप डेडिकेटेड एक देना चाहते हैं देन यू कैन गिव, अदरवाइज ऑटोमेटिकली यू कैन लीव इट। उसके साथ साथ ऑटो नेगोशिएशन। ऑटो नेगोशिएशन इज लाइक जैसे आपका स्पीड, कितने स्पीड से हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है या रिसीव हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी नेक्स्ट डिवाइस होगी उसके अकॉर्डिंगली वो डेटा को रिसीव करेगा जिस स्पीड से वो सेंड कर रहा है, और उसकी रिसीविंग के अकॉर्डिंगली सेंड करेगा। तो लाइक 10 Mbps 100 जिस तरह से भी आपके नेटवर्क स्पीड है ऑटोमेटिकली नेगोशिएट कर लेगा। हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स है वो भी ऑटो नेगोशिएट, जैसा कि नॉर्मली सभी सर्वर्स में हम यूज़ करते हैं ऑटो नेगोशिएट। अगर आप चाहते हो कि नहीं फिक्स्ड स्पीड ही हो, लाइक 100 और 10 और हाफ या फुल हो, तो देन यू कैन डिसेबल इट और देन यू कैन सेलेक्ट कि 10 100 क्या, सेम फुल और हाफ डुप्लेक्स। ओके, सो आई एम नॉट चेंजिंग इट, आई एम लीविंग इट टू द इनेबल ऑटो नेगोशिएशन। उसके बाद आपका, इसको हम मेन कॉमन सेटिंग। कॉमन सेटिंग्स में क्या है कि आप यहाँ पे अपना IDREC का सर्वर नेम, रिमेंबर ये IDREC का होस्ट नेम है, नॉट कि आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो इसको मैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लाइक आई एम गिविंग हियर दैट इज लोकेटेड इन इंडिया एंड साइट इज दिल्ली and this will be the ESXi server then 001 फॉर एग्जाम्पल। साथ में ये ESXi सर्वर तो होगा बट ये मेरा होस्ट का नेम नहीं है, जैसे मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम नहीं, दैट इज IDREC का सर्वर का नेम है। तो मैं IDREC के लिए नेमिंग कन्वेंशन फॉर एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ ID। सो डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन यू कैन गिव एनी नेम। अब इस नेम को अगर आपको DNS सर्वर पर भी रजिस्टर कराना है तो आप DNS यहाँ पर जाएंगे, रजिस्टर IDREC ऑन DNS एंड देन यू कैन इनेबल इट। तो इससे क्या होगा कि सेम नेम विल बी रजिस्टर्ड ऑन DNS रिकॉर्ड एज वेल, जिससे मैं अब इस सर्वर को इस नेम से भी एक्सेस कर पाऊंगा। और डोमेन नेम आपका जो भी है यू कैन एंटर लाइक pofert.com। सो द फुल नेम विल बी this.pofert.com। नाउ अप्लाई इट। रिमेंबर कि जो भी हम सेटिंग्स कर रहे हैं आपको वन बाय वन वो अप्लाई भी करना है, अदरवाइज इट विल नॉट टेक इफेक्ट। ऑटो कॉन्फ़िग होता है कि आपका DHCP से IP ले,
आईडी रैक, जो कि हमें नहीं देना, एक स्टैटिक आईपी हम रखते हैं ऑलवेज सर्वर्स के लिए। तो वही आपका यहाँ पर IPv4 इनेबल है, DHCP डिसेबल्ड है। जो मैंने दिखाया कि ये आईपी यहाँ से कॉन्फ़िगर्ड, जब फर्स्ट टाइम हम फिजिकल मशीन को डेटा सेंटर के अंदर प्लग्ड इन, पावर प्लग्ड इन करते हैं या नेटवर्क प्लग इन करते हैं, तो एट दैट टाइम मॉनिटर से कंसोल लेकर ये सभी कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद DNS, यस DNS कॉन्फ़िगर नहीं है, so I'm configuring my DNS server as well to 8.20.1 and 10.228.20.2. So these are my DNS IPs, अप्लाई कर देंगे। उसके बाद IPv6 अगर आप यूज कर रहे हैं तो देन यू कैन कॉन्फ़िगर, अदरवाइज डिसेबल इट, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ों को आपको इनेबल रखने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये मेरा कुछ यूज में नहीं है, देन यू शुड डिसेबल इट। सेम ये आपके मेन नेटवर्क सेटिंग्स में यही आपका VLAN सेटिंग्स, देयर इज नो नीड टू कॉन्फ़िगर। और अगर आपके पास है इस तरह का कि हमारा जो आईडी रैक का नेटवर्क है वो भी एक डेडिकेटेड VLAN पर है, सो देन यू कैन कॉन्फ़िगर फ्रॉम हियर। उसके बाद जो मेन है मेरा फालतू का, दैट इज USB पास थ्रू के लिए होता है। तो आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ USB पास थ्रू NIC, so I'm disabling it. There is no logic to make it enable. Okay, so that is the connectivity. Now नेक्स्ट इज सर्विसेज। जैसे कि मैंने बताया कि रिमोट एक्सेस के लिए आपका वेब सर्वर की सर्विस आपकी इनेबल होनी चाहिए, जिसमें HTTP एंड HTTPS आ जाते हैं, जिनका पोर्ट नंबर 80N443 है, इनेबल है, पोर्ट नंबर इनेबल्ड है। SSH जिसका पोर्ट नंबर 22, वो आपका इनेबल्ड होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एक्सेस दिस सर्वर रिमोटली ओवर द नेटवर्क। तो ये दोनों आपकी इनेबल होनी चाहिए, बाकी रेस्ट ऑफ सर्विसेज डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका यूजर, कि कौन कौन यूजर इस आईडी रैक को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि डिफ़ॉल्ट रूट होता है, तो रूट से आप लॉगिन कर सकते हैं कहीं पर भी। उसका पासवर्ड आपने लॉगिन टाइम पे चेंज किया था, आप यहाँ से फिर से चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करेंगे एंड देन सेव, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। अनदर यूजर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ लिमिटेड यूजर्स हैं, तो 2-3 यूजर्स हैं और जिनके थ्रू आप लॉगिन कराना चाहते हैं और उनके लॉग भी देखना चाहते हैं, तो आप सिस्टम लॉग्स में जाके चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन यूजर्स लॉगिन कर रहे हैं। जैसे कि आप मेंटेनेंस में जाएंगे और यहाँ से लाइफ साइकिल लॉग्स आप देख सकते हैं, सिस्टम इवेंट लॉग देख सकते हैं। सो लाइफ साइकिल लॉग्स अगर हम देखते हैं तो दीज आर द लाइफ साइकिल लॉग्स। यू कैन सी कि इसको किसने कहाँ से एक्सेस किया है, कि रूट ने ही बार बार हमने रूट से ही लॉगिन किया है, तो किस आईपी से किया है। यू कैन वॉच दिस, सिस्टम के लॉग्स आपके अलग होते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हर किसी का अपना अकाउंट हो, तो देन यू कैन क्रिएट द मल्टीपल अकाउंट, या फिर आप एक टीम का अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि आई बिलोंग्स फ्रॉम द VMware टीम, तो मैंने VMware टीम का एक अपना अकाउंट बना दिया, VMware एडमिन, और उसको यहाँ पर मैंने पासवर्ड भी दे दिया। तो सिमिलर आप यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसका यूजर नेम दीजिए, पासवर्ड दीजिए, उसका रोल सेलेक्ट कीजिए। लाइक मैंने अभी एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट किया हुआ सभी को, तो एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स एवरी रोल विल बी सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली, और देन सेव कर देंगे। PT एडमिन जो होता है आपका, नॉर्मली इस सर्वर को मैं एज ए ESXi सर्वर यूज करने वाला हूँ, इंक्लूडिंग न्यूटेनिक्स सर्वर। तो न्यूटेनिक्स के लिए डेल का एक PT एजेंट सर्विस होती है, उसको मैनेज करने के लिए PT एडमिन सर्विस अकाउंट होता है। तो अबाउट दिस वी विल डिस्कस लेटर ऑन, व्हेनेवर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूटेनिक्स। सो बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक रूट अकाउंट ही होता है, उसके बाद आप कितने भी अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आप लोकल अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाहते और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज रनिंग है और आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेटेड अकाउंट्स हैं सभी के पास, सो इट विल बी गुड कि आप डायरेक्टरी सर्विसेज में जाकर एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेट करा सकते हैं अपने किसी भी ग्रुप को। आपकी एक टीम है और उस टीम का कोई ग्रुप क्रिएटेड है, तो आप ग्रुप को यहाँ से ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। दे विल बी एबल टू लॉग इन on this IDREX server by using their Active Directory credentials. Okay, so there is no need to create the multiple users here.
तो एक्टिव डायरेक्टरी से अगर आपको क्रिएट करना तो किस तरह से, सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी को हम इनेबल करेंगे, देन गो टू द एडिट, 4 पेजेस है, फर्स्ट पेज को यू कैन लेफ्ट सिमिलर, ऑन द सेकेंड पेज एड योर डोमेन नेम, दैट इज जो भी आपका एडी है, उसके बाद नीचे डोमेन कंट्रोल का आईपी या नेम, मेरा जो डोमेन कंट्रोल का नेम है फर्स्ट दैट इज ldap1.bookworth.com and other is ldap2.bookworth.com। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ अगेन इट विल आस्क। ठीक है, तो अपना डोमेन नेम दिया, डोमेन नेम देने के बाद अपने FQDN जो भी आपका डोमेन कंट्रोल, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर, तो उसका नेम आप देंगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट, स्कीमा में आप बाय डिफॉल्ट एक्सटेंडेड आता है समटाइम, तो यू कैन टेक द स्टैंडर्ड वन। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर का आईपी या नेम, तो मेरा सेम ही जो मैंने वहाँ पर एंटर किया था, सेम मेरे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर से। उसके बाद नीचे अब आप यहाँ पे ग्रुप ऐड कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर जितने आपको ग्रुप ऐड करने हैं 1 बाय 1 आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, नॉट क्रिएट सॉरी ऐड कर सकते हैं ईडी ग्रुप्स। तो यहाँ पर जाएंगे, क्लिक किया मैंने, जस्ट क्लिक के बाद अब मेरा ग्रुप का नेम है, मैंने देखो टास्क लिस्ट यहाँ पे बना के रखी हुई, यू कैन सेव इट कि मुझे आईडी रैक सेटिंग्स में क्या क्या करना है। जैसे मेरा होस्ट नेम क्या है, डोमेन नेम क्या है, मैंने अपना एक VMware एडमिन अकाउंट क्रिएट किया। उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी से जो भी हमारे एलडैप के या स्कीमा स्टैंडर्ड्स हैं वो मैंने रखे हुए हैं, दैट इज माई टीम ग्रुप नेम। सो सेम ग्रुप नेम मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एंड देन डोमेन। रिमेंबर ये जो ग्रुप है वो क्या है, हमारा एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप है जिसकी टीम हमारी मेंबर है। मैंने रोल दे दिया एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन सेव। सो नाउ इट मींस कि इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, और ये ग्रुप किसका है, इस डोमेन का ग्रुप है, इसके सभी मेंबर्स को राइट्स हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एंड दे ऑल कैन लॉग इन ऑन दिस आईडी रैक। क्लियर, सेव किया, ओके, यू कैन क्लोज इट। ठीक है, अब आप इसको अगर टेस्ट करके देखना चाहते हो तो टेस्ट करके भी देख सकते हो। टेस्ट करने के लिए यहाँ पर अपना यूजर नेम डालेंगे, इंक्लूडिंग डोमेन नेम एंड देन पासवर्ड। उसके बाद टेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपका पिंग डायरेक्टरी सर्वर जो भी पास हो गया है, डायरेक्टरी सर्वर DNS से जो भी पास हो गया है, कनेक्ट टू डायरेक्टरी सर्वर पास है। तो रिमेंबर ये सभी आपके पास आने चाहिए। रिमेंबर जो नॉट एप्लीकेबल है वो मेरा डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर कॉन्फ़िगर नहीं है। सो देयर इज नथिंग इन फेल्ड, या तो वो नॉट एप्लीकेबल है या फिर पास्ट है। सो इट मीन्स my credentials are passed from the Active Directory and now I will be able to log in by using Active Directory credentials. Okay. अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ से आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वार्निंग। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वार्निंग का मतलब है कि अगर आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वार्निंग इनेबल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी अगर आपने इसके डिफ़ॉल्ट यूज़र का पासवर्ड डिफ़ॉल्ट रख दिया, डिफ़ॉल्ट इन द सेंस बाय डिफ़ॉल्ट रूट का पासवर्ड क्या होता है, कैल्विन। अगर मैंने वापस सेम पासवर्ड कर दिया तो अगेन इट विल प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि जब मैंने लॉगिन किया रूट से, पासवर्ड चेंज किया, उसके बाद मैंने दोबारा लॉग ऑफ करके लॉगिन किया तो उसने प्रॉम्प्ट नहीं किया। लेकिन अगर फिर से मैंने इसका पासवर्ड कैल्विन कर दिया देन अगेन इट विल प्रॉम्प्ट टू चेंज द पासवर्ड, दैट इज द डिफॉल्ट पासवर्ड वार्निंग। अगर आप डिसेबल कर देंगे तो नहीं करेगा, बट जब जब आप अपने रूट अकाउंट का पासवर्ड कैल्विन करेंगे तब तब ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा। लाइक दैट आई कैन शो यू।
root password I changed to Calvin. Look here, it prompted, so I'm changing it once again. ओके, वापस आते हैं एंड अदर इज सेशंस। तो आप सेशन देख सकते हैं कि किस किसने लॉगिन किया है कब कब। तो मैंने ही लॉगिन किया हुआ है। ये वेब GUI है, वेब GUI यानी जो मैंने आईडीरेक्ट का ये एक्सेस किया हुआ है HTTPS के थ्रू। एंड VKVM दैट इज KVM यानी कंसोल। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ देन इट विल रिफ्रेश विद इन द सेकेंड्स। You can see the sessions now, only web UI is there. Clear? Next आपका आ जाता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हियर द मेन थिंग द टाइम जोन, जो कि NTP के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर अपना अगर आपका कोई टाइम जोन या NTP सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है और अपने रीजन के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है टाइम जोन। and my time zone is Asia कोलकाता, या कोलकाता सेलेक्ट किया। उसके बाद NTP सर्विस सर्वर्स के लिए हम इनेबल करेंगे। ये मैंने पहले कॉन्फ़िगर किया था, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, ब्लैंक होता है। सो यू कैन कॉन्फ़िगर योर ओन NTP सर्वर। ठीक है, तो NTP सर्वर का नाम देंगे, एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन मैक्सिमम। अप्लाई किया। नाउ द टाइम सिंक्रोनाइजेशन विल बी डन बाय this NTP server. Okay, so this is the setting of this server, IDREC setting, जो कि आप एक्सेस के लिए और कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। अब आ जाते हैं मेन कि यहाँ पर अगर हम डैशबोर्ड की बात करते हैं तो डैशबोर्ड पे यू कैन सी कि इसके फॉर्मवेयर वर्जन्स वगैरह भी आपको दिखा रहा है, उसका सर्विस टैग दिखा रहा है, बायोस फर्मवेयर वर्जन है, IDREC का फर्मवेयर वर्जन है, मैक एड्रेस है। उसके साथ बिफोर स्टार्टिंग द बिल्ड प्रोसेस इन द सेंस आप बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप इस सर्वर को एज ए विंडोज सर्वर बनाने वाले हैं, लिनक्स सर्वर बनाने वाले हैं, या ESXi सर्वर बनाने वाले हैं। जैसे कि मुझे इस सर्वर को ESXi सर्वर बनाना है, जो कि अभी इंस्टॉल्ड भी है इसके अंदर। तो उसके इंस्टॉलेशन से पहले बेटर इज दैट कि आप सभी फॉर्मवेयर्स अपग्रेड कर लें। फॉर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप ये सर्विस टैग नोट कीजिए, और ये सर्विस टैग आप डेल की साइट खोलेंगे, dell.com/support। यहां पर अपना सर्विस टैग पेस्ट कीजिए एंड फाइंड आउट योर सर्विस टैग। इट विल फैच द डिटेल्स ऑफ योर सर्वर। जैसे कि हमारा कौन सा सर्वर है, डेल का XC740 XT मॉडल है। सेम यू कैन सी फ्रॉम हियर, XC740 XT हमारा सर्वर मॉडल है। अब इसके लिए कौन कौन से फॉर्मवेयर लेटेस्ट अवेलेबल है, यू कैन सी फ्रॉम ड्राइवर एंड डाउनलोड्स। बेस्ट है कि आप उसको रिलीज डेट को सॉर्ट कर लें, तो लेटेस्ट अपग्रेड्स आपके आ जाएंगे रिलेवेंट टू दिस सर्वर, कि इस सर्वर के लिए कौन से कंपेटेबल फॉर्मवेयर्स अवेलेबल हैं। सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। सो ओके, तो सितंबर के हमें जो दिख रहे हैं वो सितंबर के सिर्फ ये 3 हैं। सो पहले इनको चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास अपग्रेडेड हैं या नहीं है। जैसे कि डेल HBA330, इसका वर्जन है 16.17.00। तो हम अपने सर्वर पे चेक करते हैं, वो कहाँ से, सिस्टम में जाएंगे देन इन्वेंट्री, तो HBA या हियर HBA डेल क्या 330 का जो आपका फॉर्मवेयर वर्जन है दैट इज 16.17.005। लुक, यस दैट्स द सेम थिंग, सो इट्स ऑलरेडी अपग्रेडेड। डेल का बायोस का जो वर्जन है दैट इज 2310। सो हियर वी कैन सी, या बायोस का सेम वर्जन है 2310। एंड अनदर इज IDREC का फॉर्मवेयर है 3363636। सो हियर लुक हियर, दैट मीन्स ये सर्वर जितने भी हमारे लेटेस्ट डेल के थ्रू रिलीज्ड फॉर्मवेयर्स हैं उनके थ्रू अपडेटेड है। सो देर इज नो नीड टू इंस्टॉल द न्यू फॉर्मवेयर, बट फिर भी
इन केस अगर आपके सर्वर पे कोई अपग्रेडेड फर्मवेयर नहीं है, देन हाउ विल यू अपग्रेड दैट? उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है। इट विल डायरेक्टली प्रॉम्प्ट टू सेव योर फर्मवेयर। जैसे कि एचपी में क्या करता है कि नॉर्मली जब भी हम कोई फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो इट प्रॉम्प्ट टू enter the username and password. So here it will not prompt, directly you can save it. Yeah, directly we can save it. Okay, so I'm not saving because मैंने ऑलरेडी इसको सेव किया हुआ है। ये मैंने सभी सॉफ्टवेयर, नॉट सॉफ्टवेयर, सभी डेल के फर्मवेयर्स, जितने भी रिकमेंडेड फर्मवेयर्स होते हैं इस मॉडल के लिए XC740 के लिए, मैंने सभी ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं और मैं उनको नॉर्मली इम्प्लीमेंट करता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द बिल्ड प्रोसेस। तो देयर इज नो नीड नाउ। अब अगर आपके पास लेटेस्ट कोई फर्मवेयर है तो हाउ विल यू इम्प्लीमेंट इट? उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेंटेनेंस में जाएंगे। मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने कुछ फर्मवेयर एक्चुअली रन कराए थे अपग्रेड्स। ओके, या लुक हियर, इट्स स्टिल अपग्रेडिंग। तो उसके लिए नॉर्मली क्या करना है, मेंटेनेंस में जाएंगे, सिस्टम अपडेट्स, और सिस्टम अपडेट्स के अंदर नाउ यू विल हैव टू सेलेक्ट कि आपने जो फर्मवेयर्स हैं वो एक लोकली यानी इसी मशीन पर है जिस पे आपने आईडी को एक्सेस किया हुआ है, या किसी नेटवर्क लोकेशन पर है तो नेटवर्क लोकेशन पे CIFS और NFS का पाथ दोगे आप, या फिर FTP सर्वर पे तो FTP, HTTP है तो HTTP। अभी मेरे पास लोकली है तो लोकल, और मैं ब्राउज करूंगा, देन आई कैन सेलेक्ट माई फर्मवेयर, फॉर एग्जाम्पल एनी वन। नाउ लाइक मेरे अभी सभी अपग्रेडेड हैं तो जस्ट शोइंग यू, सेलेक्ट किया, अपलोड करेंगे, अगेन आई कैन सेलेक्ट द अनदर वन, अपलोड। उसके बाद ये आपको साथ ही साथ दिखा देगा कि कौन सा ऑप्शनल है, कौन सा रिकमेंडेड है और या क्रिटिकल है। जस्ट चेक, सेलेक्ट ऑल, एट ए टाइम यू कैन सेलेक्ट ऑल द थिंग्स, बट एक टाइम पर एक ही अपलोड होगा। फॉर एग्जाम्पल बायोस, ये नहीं कि मैं मल्टीपल यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ, नो, ओनली वन विल बी सेलेक्टेड। Remember, you can't select all the things. So one by one you can upload here, and then you may select all and click on install and reboot. Currently I'm not doing it because of most of the firmwares are already upgraded and even upgrade is also running, so that's why I'm not going to reboot it. Okay, तो यहाँ से reboot करेंगे and then it will redirect you to job queue. Job queue आप automatically it will prompt, here you can see, look, मेरे फर्मवेयर अपग्रेड्स ऑलरेडी चल रहे हैं, यू कैन सी जिसका क्या क्या 100% हो चुका है, क्या क्या रनिंग है, सो यू कैन सी द प्रोसेस फ्रॉम हियर, प्रोग्रेस एज वेल एज फ्रॉम हियर। ओके, तो दैट इज अ फर्मवेयर अपग्रेडेशन। अब क्या बाकी है आपका, देखो, वेरी फर्स्ट थिंग, डैशबोर्ड में आप क्या क्या कर सकते हो, रिबूट वगैरह कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, कंसोल अवेलेबल है, लिटिल लॉग्स भी आपके अवेलेबल होते हैं। उसके साथ साथ सिस्टम के अंदर ओवरव्यू है, जस्ट अबाउट द सर्वर, कंप्लीट ओवरव्यू। आप इनसे रिलेवेंट आप अनदर हार्डवेयर और CPU के बारे में भी देख सकते हैं कि कितना GB टोटल मेमोरी है, किस पे स्लॉट पर कनेक्टेड है, कौन सी DDR3 4 क्या है, कितने कितने GB है, रैम है, और क्या उसका स्पीड है। यू कैन सी हियर नेटवर्क डिवाइसेस, CPU एंड ऑल, यू कैन सी क्लियर। सिमिलर इन डिटेल्स, जैसे मैंने दिखाया था आपको पहले भी कि सिस्टम, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन है, ये ID रैक इन सेटिंग्स है, वो आप देख सकते हैं। इन्वेंट्री जो कि फर्मवेयर इन्वेंट्री प्लस हार्डवेयर इन्वेंट्री है, जहाँ से आप CPU सेम इन डिटेल्स, जैसे अभी CPU हमने वहाँ से देखा, सेम आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसकी कैशे, लाइक L1 कैशे, L2 कैशे, वो क्या है वो आप देख सकते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करता है वो आप देख सकते हैं। इंटर जीनोन है,
टोटल कितने मेगाहर्ट्ज का है वो आप देख सकते हैं। तो द कंप्लीट थिंग्स यू कैन सी। सिमिलर मेमोरी, टोटल कैपेसिटी, DDR4 एंड कितने मेगाहर्ट्ज, एवरीथिंग यू कैन सी फ्रॉम हियर। परफॉर्मेंस में आपका सर्वर की परफॉर्मेंस दिखाएगा। होस्ट ओएस में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शो करेगा कि कौन सा ओएस है। अभी जस्ट सिस्टम हमारा बूट नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर आप कंट्रोलर्स चेक कर सकते हैं। 2 कंट्रोलर्स हैं आपके। समरी में आपके फिजिकल डिस्क, वर्चुअल डिस्क, 6 फिजिकल डिस्क है, 1 वर्चुअल डिस्क है, वो आप देख सकते हैं। कहीं पे कोई एरर तो नहीं आया हुआ, यू कैन सी। अगर कहीं पे कोई एरर है तो देन यू कैन वॉच फ्रॉम हियर एज वेल। स्टोरेज कंट्रोल पे किस किस पे क्या लॉक्स हैं। फिजिकल डिस्क आप यहाँ से भी देख सकते हैं कौन कौन सी फिजिकल डिस्क है, कितना कितना उनका साइज है, साटा है या सेस है। वर्चुअल डिस्क जो कि आपकी पार्टीशन को रिप्रेजेंट करता है कि एक अगर मल्टीपल डिस्क हैं तो उनमें कितने पार्टीशन क्रिएटेड है। तो ओनली वन पार्टीशन इज क्रिएटेड, दैट इज रेड वन। एनक्लोजर यू कैन वॉच, ओके, एंड यू कैन सी द डिटेल्स अबाउट दैट। क्लियर? कहाँ कहाँ पे हमारे डिस्कनेक्टेड है, इन पर डिस्कनेक्टेड है, बाकी अदर स्लॉट्स पे वो नहीं है। नेक्स्ट, ये सभी सिर्फ इंफॉर्मेशन व्यू करने के लिए, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। इन कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने बताया कि पावर को कंट्रोल करने के लिए आप पावर ऑन ऑफ रीस्टार्ट वगैरह कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद वर्चुअल कंसोल की सेटिंग्स मैंने बताया पहले ही कि यहाँ से आप क्या क्या वर्चुअल कंसोल की सेटिंग्स मेन कर सकते हैं। वर्चुअल मीडिया, यूएसबी डिवाइसेस और फ्लॉपी या कोई भी अनदर डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं। लाइसेंसिंग, ये आपका आईडी रैक का लाइसेंस है। अगर आपके आईडी रैक का लाइसेंस कॉन्फ़िगर नहीं है, सो यू कांट एक्सेस ऑल द ऑप्शंस हियर एंड कैन नॉट एक्सेस द केवीएम ऑल्सो प्रॉपरली। केवीएम मीन्स दिस इज द कंसोल। सिस्टम सेटिंग्स में आप अलर्ट्स की सेटिंग्स कर सकते हो, अलर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई सर्वर कॉन्फ़िगर किस किस का आपको अलर्ट चाहिए और अलर्ट्स कहाँ पर जाकर स्टोर हो। सिसलॉग सर्वर है आपके पास या एसएनएमपी सर्वर है या एसएमटीपी ईमेल के थ्रू आपके पास अलर्ट्स जाएं, तो देन यू कैन कॉन्फ़िगर लाइक दैट। नॉट ओनली अलर्ट्स, हार्डवेयर सेटिंग्स आल्सो यू कैन सी। अच्छा, ट्रैकिंग है, जस्ट we can leave this. Storage configuration, yeah, you can select the storage control from here कि किस कंट्रोलर की स्टोरेज को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन लेंगे। उसमें फिजिकल डिस्क कौन कौन सी हैं, इसमें भी अगर देखें तो फिजिकल डिस्क एनक्लोजर दिखा रहा है और वर्चुअल डिस्क जो कि अभी हमारा सिर्फ एक ही पार्टीशन, वी कैन क्रिएट द न्यू वन। बट आई विल रिकमेंड कि आप ये वर्चुअल डिस्क या स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन पार्ट्स शुड बी डन बाय यूजिंग कंसोल। कंसोल में जब आप बूट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होता है उसको बूट कराने के लिए लाइफ साइकिल कंट्रोलर में, वो प्रॉम्प्ट करता है, या फिर आप यहाँ पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं मशीन को कि नेक्स्ट बूट के लिए लाइफ साइकिल कंट्रोलर में। तो यहाँ से कॉन्फ़िगर करें, नॉट फ्रॉम देयर। सो आई विल let you know कि how to configure the lifecycle controller and how to configure the all the things RAID and storage in the another video. So because of that will be lengthy. सेम बायो सेटिंग्स आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बायो सेटिंग्स जो भी आपको चेंजेस करने हैं, बट बेस्ट इज दैट कि सेम कंसोल से ही आप करें। यहाँ से भी आप बायोस के लिए भी फोर्स कर सकते हैं कि नेक्स्ट बूट आपका बायोस के थ्रू हो, या फिर F2 या डेल आप प्रेस करके रख सकते हैं। सो these are the server configuration profile. सर्वर कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल लाइक अगर मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं जिनमें मुझे सेम काइंड ऑफ आईडी रैक सेटिंग मुझे कॉन्फ़िगर करना है अनदर सर्वर्स में, सो इट विल बी गुड कि मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँ, इसकी हार्डवेयर प्रोफाइल को लोकली ये मैं एक्सपोर्ट करके रख सकता हूँ अपनी मशीन पर किसी भी पाथ पर, या नेटवर्क पाथ पर भी शेयर करके रख सकता हूँ कहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, CIFS और NFS के थ्रू या HTTP। तो अपना इसको एक्सपोर्ट करके रखेंगे एंड देन जो भी मेरे अनदर सर्वर्स हैं वहां पर जाकर मैं इस सेम पाथ को इंपोर्ट कर दूंगा, तो सेम काइंड ऑफ सेटिंग्स विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दो सर्वर्स आल्सो। सो दैट इज द Dell ID Rack. I hope it was helpful for you.
सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड टाइम।